नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में। हमारे बहुत से साथी हैं जो अक्सर पूछते हैं कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से हमारी जो टोटल इनकम है उसमें से सेविंग्स को माइनस करने के बाद में और बची हुई टैक्सेबल इनकम पर किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है। तो ऐसा ही कुछ हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में। आज के इस वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पर हमने 72,825 शिक्षक भर्ती के फर्स्ट बैच की आयकर विवरणी को यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इस आयकर विवरणी में जो आपको इनकम दिखाई पड़ेगी ये तो एक्चुअल इनकम है फर्स्ट बैच की। जो भी 72,825 फर्स्ट बैच के शिक्षक हैं, अगर उनकी एनपीएस की कटौती होती है और अगर उनकी पोस्टिंग रूरल एरिया में है और क्योंकि उन्होंने पर्याप्त सेविंग्स कर रखी हैं तो वो ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग अपनी आयकर विवरणी तैयार करना चाहते हैं, तो उनकी आयकर विवरणी में इनकम से संबंधित जो भी डिटेल्स दिखाई जाएंगी वो सेम यही डिटेल्स रहेंगी। और ये आयकर विवरणी जिस तरीके से हमने तैयार की है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा ये तैयार हुई है। तो इस तरीके की विवरणी आप भी अपने आप से तैयार कर सकते हैं। और ये विवरणी किस तरीके से तैयार करनी है तो इसका एक वीडियो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही उस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस वेबसाइट पर जाकर के आप इस विवरणी को खुद तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो को सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार किया है कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन अगर हम मैनुअली करें तो वो कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम अपनी टोटल इनकम को दिखाते हैं, किस तरीके से हम उनमें से जो भी डिडक्शंस हैं या जो भी सेविंग्स हैं उनको माइनस करते हैं और उसके बाद बची हुई टैक्सेबल इनकम पर किस तरीके से टैक्स की गणना की जाती है, तो वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और सबसे पहले देख लेते हैं टोटल इनकम। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आयकर विवरणी कर निर्धारण वर्ष 2025-26 यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। तो अभी क्योंकि हमने यहाँ पर बाकी की डिटेल्स फिल नहीं की हैं, इसलिए ये सारी सेल्स यहाँ पर ब्लैंक दिखाई पड़ रही हैं। बाकी जो भी डिटेल्स आप विवरणी को तैयार करते समय फिल करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि कुछ चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं तो वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही हैं और बाकी जिन चीजों को हमने ब्लैंक रखा हुआ है वो यहाँ पर खाली दिखाई पड़ रही हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 का विवरण आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहले है मंथ के नाम जो कि मार्च 2024 से शुरू हुए हैं और ये 12 महीने फरवरी 2025 में जाकर के पूरे होंगे। इसके बाद में क्योंकि 72,825 फर्स्ट बैच की हम बात कर रहे थे तो इनका ग्रेड पे 4200 है, 6th लेवल, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में बेसिक पे जो कि 44,900 रुपए चल रहा है और क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है तो जुलाई में ये बढ़कर के हो जाएगा 46,200 रुपए और इस तरीके से यही चेंज आपको आगे तक दिखाई पड़ेगा। इसके बाद में है डीए जो कि बेसिक पे पर 50% और 53% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो जो अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसका 50% और इसके बाद में 53% ये कैलकुलेशन आपको डीए में दिखाई पड़ रही है। तो इस तरीके से हम डीए कैलकुलेट करेंगे बेसिक पे पर और ये परसेंट आप नीचे यहाँ पर लिखा हुआ देख भी सकते हैं। इसके बाद में है एचआरए, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर एचआरए रहेगा 1340 रुपए और अगर हम यहाँ पर नगर क्षेत्र की बात करें तो नगर क्षेत्र में एचआरए रहेगा 2020 रुपए। इसके बाद में यहाँ पर कोई अदर इनकम या अदर अलाउंसेस है नहीं तो इसलिए इन कॉलम्स को ब्लैंक रखा गया है। नेक्स्ट है ग्रॉस पे, तो अब यहाँ पर ग्रॉस पे में टोटल किया गया है बेसिक पे, डीए और एचआरए का, ये टोटल आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद में है एनपीएस, तो यहाँ पर इस एनपीएस के कॉलम में वो अमाउंट लिखा गया है जो कि हमारी सैलरी से डिडक्ट करके हमारे प्लान अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा है और यहाँ पर 10% की कैलकुलेशन है और ये 10% की कैलकुलेशन बेसिक पे और डीए इन दोनों को जोड़ने के बाद होगी। तो जो 44,900 रुपए का अमाउंट है और 22,450 का अमाउंट है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में जो भी अमाउंट निकल करके आएगा उसका 10% हम निकालेंगे तो ये बनेगा 6,735 रुपए और इसी तरीके से पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट है एनपीएस जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा हमारे प्राइम अकाउंट में जमा किया जाता है और ये 14% है। तो सेम इन दोनों कॉलम्स के अमाउंट का टोटल और उसका 14% हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो बन जाएगा 9,429 रुपए और इसी तरीके से ये पूरी कैलकुलेशन नीचे तक गई है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है जीआईएस की कटौती, तो यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस क्योंकि इसकी डिडक्शन अब नहीं की जा रही है तो इस वजह से इसको हमने ब्लैंक रखा हुआ है। अगर आपकी कंडीशन में ये है तो जितना इंश्योरेंस का अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है वो अमाउंट आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद में है एडवांस इनकम टैक्स यानी कि टीडीएस,
जो कि हमारी सैलरी से हर महीने डिडक्ट किया जाता है। तो हमारे केस में 1200 रुपए हर महीने हमारी सैलरी से डिडक्ट किए जाते हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पर लिख दिया गया है। और इस तरीके से ये 12 महीने की हमारी इनकम की डिटेल है। इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर लिखनी होती हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। एरियर और बोनस की डिटेल्स हमें यहाँ पर नीचे लिखनी है। तो सबसे पहला एरियर जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है जब हमारे डीए में बढ़ोतरी की गई और ये डीए 46% से बढ़कर के 50% पर पहुंचा है। आप ये टाइम पीरियड भी देख सकते हैं, जनवरी 2024 से फरवरी 2024। हालांकि एरियर का ये वाला अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से संबंधित है और इस अमाउंट को उसी साल दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन जिस समय ये एरियर लागू किया गया था उस समय फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आयकर विवरणी सबमिट की जा चुकी थी और इसी वजह से इस अमाउंट को इस वाले फाइनेंशियल ईयर में दिखाया जाना है। यानी इन 2 महीनों का जो डीए बढ़ाया गया है और ये हमें बाद में एरियर के रूप में प्राप्त हुआ है, तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखा गया 3592 रुपए। ठीक इसी तरीके से जुलाई 2024 से सितंबर 2024 के बीच का 50% से 53% का जो डीए है, ये बढ़ जाने पर बाद में हमें एरियर के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इस अमाउंट को यहाँ पर लिखा गया है 4158 रुपए और इसके बाद में दिखाया गया है बोनस 6908 रुपए। तो ये वो अमाउंट हैं जो कि एरियर और बोनस के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से संबंधित हैं, भले ही ये हमें 2024-25 में प्राप्त हुए हों या उसके बाद में प्राप्त हुए हों, लेकिन क्योंकि ये इनकम 2024-25 की है इसलिए इसको यहाँ पर दिखाया जाना जरूरी है। अब इसके बाद में एक और ऑप्शन है अदर का। अगर आपको अपना कोई पिछला एरियर, साल 2 साल पुराना कोई एरियर आपको वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुआ है, तो उस एरियर की डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उस एरियर को यहाँ पर लिखना है और अमाउंट को शो करना है और इसके बाद में इन सभी का टोटल कर लेना है। तो हमारे केस में पिछला कोई एरियर नहीं है, इस वजह से इसको ब्लैंक रखा गया है। बाकी सारी डिटेल्स जो हमने यहाँ पर लिखी हुई थी, तो इन सारे अमाउंट का हमने टोटल कर लिया है, जो कि बन रहा है 8,61,468 रुपए। ठीक इसी तरीके से एनपीएस जो कि हमारी सैलरी से डिडक्ट किया गया है, वो बन रहा है 83,075 रुपए और जो एम्प्लॉयर के द्वारा एनपीएस जमा किया गया है वो बन रहा है 1,16,302 रुपए। और एडवांस इनकम टैक्स जो कि हमारी सैलरी से अब तक डिडक्ट किया जा चुका है वो है 14,400 रुपए। तो इस तरीके से ये सारे टोटल कर लिए जाएंगे। अब आगे देख सकते हैं। अब टोटल कर लेने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस विवरणी में लेफ्ट साइड में एक सेक्शन है, सेक्शन 80C। तो अगर हमने कुछ सेविंग्स कर रखी हैं जो कि सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हैं, तो उनको हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो अभी हमने अब यहाँ पर नीचे जो सेविंग्स दिखाई हुई हैं ये अनुमानित हैं, ये आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर लिखनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है एनपीएस, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर जो एनपीएस का अमाउंट था वो 83,075 रुपए था, लेकिन ये अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसकी एक वजह है, अभी इस पर हम आगे बात करेंगे ऐसा क्यों है। तो इस एनपीएस के अमाउंट को छोड़कर अभी हम बात कर लेते हैं आगे दिए हुए अमाउंट की। सबसे पहले अगर कोई आपकी जीपीएफ कटौती होती है तो वो अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हैं। जीआईएस में अगर कोई कटौती हो रही है तो उस अमाउंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने एलआईसी की कोई पॉलिसी ले रखी है जिसमें आप साल में कितना जमा कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पर लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर ऐसा माना हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूरे साल में हमने एलआईसी की जो इंस्टॉलमेंट पे की है वो 50,000 रुपए की हैं। ठीक इसी तरीके से आगे हमने एनएससी के बारे में लिखा हुआ है कि इस साल हमने 20,000 रुपए की एनएससी ली है, 10,000 रुपए पीपीएफ में जमा किए हैं, 25,000 रुपए हमने ट्यूशन फी पे की है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस लिखी जा सकती है, तो हमने अनुमानित 25,000 रुपए यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद में हम मान लेते हैं कि हमने मकान बनवाने के लिए हाउस लोन ले रखा है, तो उस हाउस लोन पर हमारे द्वारा कितना मूलधन बैंक को पे किया जा चुका है वो अमाउंट यहाँ पर लिखना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे द्वारा होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया गया है बैंक को वो 25,000 रुपए का है। इसके बाद में अगर सुकन्या समृद्धि योजना में आपने कुछ डिपॉजिट किए हैं जो कि हमने दिखाए हैं 12,000 रुपए के, तो वो आपको साल भर में जो आपने डिपॉजिट किए हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। और इसके अलावा अगर कोई अदर सेविंग है जो 80C के अंतर्गत आती है तो वो यहाँ पर लिखी जा सकती है। अब इतना लिख लेने के बाद में अगर हम एनपीएस की बात करें और एनपीएस में अगर हमने ये वाला पूरा अमाउंट 83,075 रुपए यहाँ पर लिखे होते, तो जब हम इन सारे अमाउंट्स का टोटल करेंगे तो वो टोटल 1,50,000 रुपए से ज्यादा बनेगा। और क्योंकि हमें सेक्शन 80C में सिर्फ 1,50,000 रुपए की ही छूट मिलती है, इसी वजह से यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने क्या किया है कि इस अमाउंट को जो 83,075 रुपए थे उसे कम कर दिया है। लेकिन फिलहाल अभी 83,075 रुपए में से अगर हम इस अमाउंट को माइनस करें 33,075 रुपए को, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो बन रहा है 50,000।
तो आप इस 50,000 रुपए के अमाउंट को, जो कि यहाँ पर कम करके लिखा गया है, उसे अभी आगे देख सकते हैं। एनपीएस का एक सेक्शन है 80 CCD 1B, जिसमें मैक्सिमम 50,000 रुपए की छूट अलग से प्राप्त की जा सकती है और वही 50,000 रुपए यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो इस 83,075 रुपए का लाभ लेने के लिए यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा 80C का टोटल 1,50,000 रुपए से ज्यादा बन रहा है और एनपीएस के अमाउंट को हम यहाँ पर पूरा नहीं दिखा पाए हैं, तो अधिकतम 50,000 रुपए की छूट आप यहाँ पर सेक्शन 80 CCD 1B में ले सकते हैं। और इसी वजह से इस अमाउंट का 50,000 तो यहाँ पहुंच गया और बाकी बचा हुआ 33,075 रुपए वो यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे 83,075 रुपए की डिडक्शन प्राप्त करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, जिसमें 50,000 रुपए यहाँ पर ये पूरा लाभ हमें मिल जाएगा और बाकी के 33,075 रुपए यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन हमारी बाकी की जो सेविंग्स थी वो ज्यादा होने की वजह से हमारा जो टोटल है वो 1,50,000 रुपए से ज्यादा निकल गया है। अगर इस 33,075 रुपए के अलावा जो बाकी की सेविंग्स हैं, अगर ये कम होती और इनका टोटल 1,50,000 रुपए या इससे कम बन रहा होता, तो ये पूरी छूट हमें यहाँ पर मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन सभी का जो टोटल है वो 1,75,075 रुपए बन रहा है, यानी कि 1.5 लाख रुपए से ये ज्यादा है, और इसी वजह से हम इस पूरी छूट को यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हमें सेक्शन 80C के अंतर्गत जो छूट मिलेगी वो सिर्फ 1,50,000 रुपए की ही छूट हम यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी ये हमने लेफ्ट वाले सेक्शन को यहाँ पर समझा। अब लेफ्ट वाले सेक्शन को समझने के बाद में हम आ जाते हैं राइट साइड में। अब राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो भी डिटेल्स लिखी हुई थी उनका टोटल किया गया था और इस टोटल के बाद में यहाँ पर लिखी गई है हमारी कुल आय। कुल आय किस तरीके से निकाली जाएगी? तो कुल आय को निकालने का जो तरीका है वो है ग्रॉस इनकम प्लस एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो हमारी जो ग्रॉस इनकम है वो है 8,61,468 रुपए। तो ये वाला अमाउंट और इसके बाद में एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो कि है 1,16,302 रुपए, इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा और दोनों को ऐड करने के बाद में हमें जो अमाउंट मिल जाएगा वो है 9,77,770 रुपए। तो अब ये हमारी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम से हमें कुछ डिडक्शंस को माइनस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है मकान किराए से छूट। तो हमने यहाँ पर मकान किराए को नहीं दिखाया है और इसी वजह से यहाँ पर अमाउंट 0 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप एचआरए की छूट लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक कैलकुलेशन आपको करनी होती है और उस कैलकुलेशन के दौरान जितना भी एचआरए निकल के आएगा उस अमाउंट को यहाँ पर दिखाना होता है और अपनी टोटल इनकम से उसे माइनस करना होता है। ये एचआरए की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है इसके लिए भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और एचआरए की कैलकुलेशन मैनुअली भी कर सकते हैं और उसके अलावा इनकम टैक्स की वेबसाइट का लिंक और उसे यूज करने का तरीका भी उस वीडियो में बताया गया है। तो आप उस वेबसाइट को यूज करके एचआरए को ऑटोमेटिक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है होम लोन पर ब्याज की छूट जो कि सेक्शन 24B के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है। तो जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को सेक्शन 80C में दिखाया गया था। इसके अलावा होम लोन पर जितना भी इंटरेस्ट हमारे द्वारा बैंक को पे किया गया है उस अमाउंट को यहाँ पर दिखाना होता है और सीधे अपनी इनकम से माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि साल भर में हमने 25,000 रुपए ब्याज के भुगतान किए हैं, तो वो अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके बाद में है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपए है। ओल्ड रिजीम में ये छूट हमें 50,000 रुपए की ही मिलती है, तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके बाद में जब हमने इसका टोटल किया है तो ये टोटल बन गया है 75,000 रुपए। इस 75,000 को ऊपर लिखे हुए 9,77,770 रुपए से माइनस किया गया और माइनस करने के बाद में जो हमारी शेष आय निकल करके आई है वो हो गई है 9,02,770 रुपए। अब इसके बाद में हमने एक अमाउंट यहाँ पर और शो किया है जो कि है बैंक ब्याज या फिर अन्य स्रोतों से आय से संबंधित। तो अगर हमारे सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा जमा है तो उस पर बैंक हमें ब्याज देती है और वो ब्याज भी हमारी इनकम माना जाता है। तो हमने मान लिया है कि हमारा जो बैंक का ब्याज है या अन्य किसी स्रोत से हमारी कोई आय है, इनमें से कोई एक या दोनों। तो अभी फिलहाल हम इस अमाउंट को 1,500 रुपए मान के चले हैं, वो अमाउंट हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा अमाउंट है तो आप उसे यहाँ पर दिखा सकते हैं और इसे दिखाने के बाद में फिर इस 9,02,770 रुपए से इस अमाउंट को माइनस किया जाएगा और इस तरीके से निकल करके आ जाएगी आपकी सकल आय जो कि है 9,04,270 रुपए।
अब इसके बाद में सेक्शन 80C की डिडक्शंस को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी हम पीछे देख चुके हैं कि इसका टोटल 1,75,075 रुपए बन रहा था, क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है और हमें यहाँ पर सेक्शन 80C में सिर्फ 1.5 लाख रुपए की ही छूट मिलती है। इस वजह से इस अमाउंट को यहाँ पर न लिख करके सिर्फ 1.5 लाख रुपए के अमाउंट को ही यहाँ पर लिखा गया है। अगर सेक्शन 80C का जो टोटल है वो 1.5 लाख रुपए या इससे कम होता तो सेम यही अमाउंट यहाँ पर लिखा जाता। नेक्स्ट है सेक्शन 80D, 80DD, इसके अलावा सेक्शन 80DDB। अगर इनमें से किसी भी सेक्शन के अंतर्गत आप कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उस अमाउंट को यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर सेक्शन 80D का एक अमाउंट दिखाया हुआ है 15,000 रुपए, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि अगर हमने अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसका जो प्रीमियम हमने पूरे साल के दौरान पे किया है वो 15,000 रुपए है, तो उस अमाउंट को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 80G, जो कि डोनेशन से संबंधित है। अगर आपके द्वारा कोई दान मुख्यमंत्री राहत कोष में या किसी ट्रस्ट में दिया गया है तो उस अमाउंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन 80U, जो कि दिव्यांग के लिए है, तो वो यहाँ पर सेक्शन 80U के अंतर्गत छूट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 80CCD1B, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर अधिकतम 50,000 रुपए की छूट एनपीएस की प्राप्त की जा सकती है। और इसके बाद में है सेक्शन 80CCD2, जो कि 14% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, 1,16,302 रुपए, वही अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। और इसके बाद में अगर कोई अदर डिडक्शन है तो वो यहाँ पर लिखी जा सकती है और लिखने के बाद में इन सभी का टोटल करना है, जो कि बन रहा है 3,31,302 रुपए, और इसको ऊपर लिखी हुई सकल आय से माइनस करना है। और इन दोनों अमाउंट को माइनस करने के बाद में अब जो कर योग्य आय यानी कि टैक्सेबल इनकम निकल करके आई है वो है 5,72,968 रुपए। अब इसके ऊपर हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। किस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस 5,72,968 रुपए में जो शुरू का 2.5 लाख रुपए का अमाउंट है, यानी हम इस पूरे अमाउंट की बात कर रहे हैं, इसमें से 2,50,000 रुपए आप माइनस कर दीजिए और जो 2,50,000 रुपए हैं उस पर 0% टैक्स बनेगा, मतलब कि कोई भी कैलकुलेशन वहां पर नहीं होगी और टैक्स में 0 ही लिखा जाएगा। अब इस अमाउंट से हमने 2,50,000 रुपए माइनस कर दिए, बाकी का जो अमाउंट बचा उसमें से फिर हम 2,50,000 रुपए माइनस करेंगे और उस 2,50,000 रुपए के अमाउंट पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे 5% की। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 2,50,001 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है, इस 2.5 लाख रुपए के अमाउंट पर 5% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो ये कैलकुलेशन बनेगी 12,500 रुपए। तो अब 5,72,968 रुपए में से पहले हमने 2.5 लाख माइनस किए, उस पर 0% के हिसाब से टैक्स निकाला, फिर 2.5 लाख माइनस किए, उस पर 5% के हिसाब से टैक्स निकाला, यानी कि 5 लाख रुपए इसमें से अब तक माइनस हो चुके हैं। अब बचा है 72,968 रुपए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5,01,000 रुपए से और 10 लाख रुपए तक के अमाउंट पर जो टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है वो 20% के हिसाब से होगी, यानी कि बचे हुए 72,968 रुपए पर 20% के हिसाब से हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगी 14,594 रुपए। और अगर ये अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा का होता तो फिर 10 लाख रुपए से ऊपर का जितना भी अमाउंट है उस पर 30% के हिसाब से कैलकुलेशन होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अमाउंट 10 लाख रुपए से कम है तो 5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख रुपए तक के अमाउंट पर 20% के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, वो हमने यहाँ पर कर लिया है। तो इस तरीके से अब जब हम इन दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो ये हमारा कुल आयकर है, जो कि बन रहा है 27,094 रुपए। अब यहाँ पर एक छूट है जो कि सेक्शन 87A के अंतर्गत मिलती है 12,500 रुपए की, लेकिन ये छूट हमें तब मिलती है जब हमारी जो कर योग्य आय है वो 5 लाख रुपए या उससे कम हो। लेकिन क्योंकि हमारी कर योग्य आय 5 लाख रुपए से ज्यादा थी, इस वजह से ये छूट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर जितना भी टैक्स कैलकुलेट हुआ है उसमें से 12,500 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे और इस तरीके से हमारा जो टैक्स है वो नील हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो इस वजह से इसको 0 रखा गया है। और इसके बाद में आयकर वाले में सेम वही अमाउंट लिख दिया गया है 27,094 रुपए। अब इसके बाद में जो ये टैक्स का अमाउंट निकल करके आया है इसके ऊपर 4% टैक्स लगेगा जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित है। तो इस अमाउंट का 4% जब हम निकालेंगे तो वो बनेगा 1,084 रुपए और ये 1,084 रुपए इसी 27,094 रुपए में जोड़ दिए जाएंगे और इस तरीके से शुद्ध देय आयकर जो निकल करके आया है वो है 28,178 रुपए। तो ये हमारा शुद्ध देय आयकर है। और इसके बाद में अभी आप यहाँ पर ऊपर देख चुके हैं जो एडवांस टैक्स के रूप में हम अभी तक पे कर चुके हैं वो 14,400 रुपए हैं,
तो क्योंकि हमारे ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा है उसमें से ऑलरेडी हम 14,400 रुपए एडवांस में पे कर चुके हैं, तो इस वजह से हम इस अमाउंट को यहाँ पर माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद में अब हमारे ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है वो है 13,778 रुपए की। यानी कि टैक्स का जो अमाउंट बन रहा है उसके मुकाबले हमने जो एडवांस में टैक्स दिया है वो कम है और इसी वजह से बचा हुआ अमाउंट हमें अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना है। अब यहाँ पर इसकी उल्टी भी कंडीशन हो सकती थी कि आपके ऊपर जो टैक्स बना वो कम है और आप एडवांस में जो टैक्स दे चुके हैं वो ज्यादा था, तो अब जो अमाउंट यहाँ पर निकल करके आएगा वो माइनस में होगा और वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफंड किया जाएगा, आपको वापस किया जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सेक्शन छूट रहा है, सेक्शन 89 के अंतर्गत छूट। तो ये छूट हमें तब प्राप्त होती है, अभी आप ऊपर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर हमने बताया था कि अगर हमारा पिछला कोई एरियर जो कि साल 2 साल 4 साल पुराना कोई एरियर है लेकिन वो उस समय हमें सैलरी के रूप में प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में वो हमें एरियर के रूप में प्राप्त हुआ है, तो उस अमाउंट को हमें यहाँ पर दिखाना होता है। लेकिन उस अमाउंट को दिखाने की वजह से हमारी जो टोटल इनकम होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये एरियर हमारी इनकम में शामिल हो जाएगा और ये इनकम हमारी इस वित्तीय वर्ष की नहीं है, वो पुराने टाइम की इनकम है, तो उसको उसी वित्तीय वर्ष में जोड़ा जाना चाहिए, न कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो अब यहाँ पर इस एरियर के अमाउंट को दिखाने के लिए एक फॉर्म 10E फिल किया जाता है और उसमें यह दिखाया जाता है कि जो एरियर हमें इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है असल में वो इस साल की इनकम है ही नहीं, वो किसी अन्य वित्तीय वर्ष की इनकम है और उसे 10E के माध्यम से दिखाया जाता है और वहां पर पूरी कैलकुलेशन की जाती है कि क्योंकि वो इनकम पुराने समय की है तो पुराने समय में अगर वो इनकम आपको प्राप्त हुई होती तो उस समय आपको कितना टैक्स देना पड़ता, और अभी इस इनकम को अगर यहाँ पर शामिल कर लिया जाए तो उसकी वजह से आपको कितना टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन 10E के माध्यम से दिखाई जाती है और फिर वहां पर आपको जो भी बेनिफिट मिलना होता है वो आपके फॉर्म 10E पर कैलकुलेट होकर के आ जाता है, क्योंकि पुराने समय की इनकम है तो उस समय आपको कम टैक्स पे करना पड़ रहा होगा। इस समय टैक्स स्लैब्स बढ़ चुकी हैं, इस समय अगर वो इनकम यहाँ पर शामिल कर ली जाएगी तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से वहां पर आपको 10E में सारी कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगी और उस इनकम को उस पुराने वित्तीय वर्ष में ही शामिल कर लिया जाएगा। जितना भी बेनिफिट आपको वहां पर मिल सकता है वो बेनिफिट आपको फॉर्म 10E पर दिखाई पड़ेगा और वही अमाउंट आपको यहाँ पर सेक्शन 89 में दिखाना होता है। तो जब आप उस अमाउंट को यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ पर उतनी छूट आपको और मिल जाएगी और जो भी आपका टैक्स का अमाउंट यहाँ पर बन रहा था तो इस अमाउंट को यहाँ पर दिखाने से उस अमाउंट में कमी आ जाएगी और आपका जो टैक्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अभी हमारा पुराना कोई एरियर यहाँ पर नहीं था, इसी वजह से सेक्शन 89 को यहाँ पर ब्लैंक रखा गया है और इस तरीके से ये हमारी पूरी कैलकुलेशन थी। तो मैनुअली जब हम इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का रहता है। इसी तरीके से हमें अपनी सारी इनकम दिखानी होती है, सारी सेविंग्स दिखानी होती हैं, अदर जो भी डिडक्शंस है उनको दिखाना होता है, इनको माइनस करने के बाद में और फिर जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी होती है और इस तरीके से लास्ट में हमें मिल जाता है वो अमाउंट जो हमें टैक्स के रूप में पे करना है, या फिर हमारी पर्याप्त सेविंग्स हैं तो फिर ये अमाउंट यहाँ पर नील भी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में वो कुछ क्लियर हुए होंगे। तो इस आयकर विवरणी में जो भी चीजें थी उनके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद में भी अभी कुछ डाउट्स हैं जो कि आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।